हेलो एवरीवन, वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। चलिए फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 21। इससे पहले क्या है, 20 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी नए हैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, एक बात का ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ में अगर लेखपाल भर्ती की हम बात करें तो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएगा। ओके, ये आज की न्यूज़ है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे नई शब्द लगा है, ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। तो यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी नायलॉन। आइए देखते हैं इसको फ्रेंड। ऊन में प्रोटीन होता है जो भेड़ के बालों से बनाया जाता है। रेशम के कीड़े अपने कोकून से रेशम का उत्पादन करते हैं। जानवरों के चमड़े के सामानों को बनाने में उपयोग होता है, परंतु नायलॉन कृत्रिम उच्च कार्बन बहुलक द्वारा निर्मित होता है। ओके, सो यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं यह उपयोग योग्य नहीं रहता। दूसरा है, हीरा तांबे व लोहे से कठोर है। तीसरा, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। ओके, अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा। इस बार अगर पीसीएस एग्जाम क्रैक करना है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी पहला और दूसरा। यानी कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं ये उपयोग योग्य नहीं रहता। ठीक है, दूसरा हीरा तांबे व लोहे से कठोर है। अब आइए देखते हैं इसको। चूंकि कठोर जल में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट उपस्थित रहते हैं, अतः ये साबुन के साथ क्रिया करके जल में अघुलनशील यौगिक बनाता है, जिसके कारण जल उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं होता। अब यहाँ से क्लियर, जल की कठोरता दूर करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला, इसमें लोहा होता है। दूसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ये 4 ऑप्शन है। चलिए बताइए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। साथ में आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ओके, चलिए सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो ये तीसरा वाला नहीं, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब आइए देखते हैं इसको। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसमें लौह पाया जाता है। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाने का काम इन्हीं के द्वारा संपादित होता है। शरीर की रोगों से प्रतिरक्षा करने का कार्य डब्ल्यूबीसी करता है। एक बात क्लियर, यानी आरबीसी नहीं करेगा, कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी करेगा। ठीक है, कहाँ मिलता है? अस्थि मज्जा में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जयो सिद्ध माना जाता है? चंपा, पावा, समेत शिखर, उज्जैन। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, नोट करते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उज्जैन। अब आइए समझते इसको। पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित समेत शिखर जैनियों के लिए अत्यंत पूज्य है। इस पहाड़ी का नाम जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या की थी। उन्हें तपस्या के 84वें दिन कैवल की प्राप्ति हुई थी।
ऐसा माना जाता है कि इस पहाड़ी पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से 21 ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। ओके, क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजिया किसके शासनकाल में पुनः चलाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। तो ध्यान दीजिएगा, जजिया ये एक प्रकार का टैक्स था, यानी एक कर था। ओके, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी औरंगजेब। आइए देखते हैं इसको। भारत में जजिया कर सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था, जिससे ब्राह्मण मुक्त थे। ठीक है, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे ब्राह्मण पर भी लागू कर दिया। अकबर पहला शासक था जिसने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया, परंतु औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया तथा मोहम्मद शाह के समय इसे वसूलना बंद कर दिया गया। तो ये ऑप्शन का आपका बन रहा है, यानी 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लागू किया था, जिससे ब्राह्मण मुक्त थे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। चलिए फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी खड़ी बोली। आइए देखते हैं इसको। अमीर खुसरो का जन्म यानी 1225 एटा में हुआ था। ये फारसी भाषा के महान कवि एवं इतिहासकार थे। इन्हें तूतीय हिंद या भारतीय तोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बात क्लियर है यहाँ पे 1225 ईस्वी याद कर लेना। फारसी भाषा के महान कवि थे। ओके, कौन? अमीर खुसरो। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही क्रम चुनिए। पहला है श्री राजगोपालाचारी योजना, दूसरा बाइबल योजना, तीसरा माउंटबेटन योजना, चौथा है कैबिनेट मिशन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से खाना पीना भूल जाइए, लेकिन ये क्वेश्चन मत बोलना। ओके, चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको। यानी श्री राजगोपालाचारी योजना 1945। ठीक है, उसके बाद बाइबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना 1947। ठीक है, तो ये आपका क्रम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? इरुला, खासी, संथाल, थारू। चलिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सोचिए समझिए और इसका आंसर दीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओके, अब आइए समझते हैं इसको। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या पूर्व द्रविड़ प्रजाति यानी भारतीय जनजातियों में सम्मिश्रित हो गई। इस प्रजाति से संबंधित जनजाति संथाल, भील, कोल, चेचू, मलायन आदि है। तो ये इतने आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार संथाल पूछ लिया तो नेक्स्ट में क्या है, भील पूछ सकता है। ठीक है, कौन सी पूर्व द्रविड़ प्रजाति यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ओके, क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। कारण विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। अब चलिए यहाँ पे बताइए, सोचिए और समझिए, इसका आंसर दीजिए। ओके, 5 मिनट आपके पास टाइम है। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो फ्रेंड यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्लियर। अब आइए देखते हैं इसको। जहां उद्योगों की संख्या ज़्यादा होती है, ओके, यानी वहां पर दूसरे क्षेत्रों से लोग आकर उन उद्योगों में काम करते हैं। इतने सारे लोग के एक जगह रहने से नगरीकरण का बढ़ावा या विकास होता है। अतः नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन का रूप ले चुका है। यहां से क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सॉरी, यहाँ स्थापित नहीं, पारित किया गया। ओके, 1971, 1975,
1979, 1981। चलिए, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1975 में। आइए देखते हैं इसको। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1975 में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूरी की प्रथा को रोकना तथा जनता के कमजोर वर्गों को आर्थिक एवं शारीरिक शोषण से मुक्ति दिलाना था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित किया गया? 1975 में। ध्यान दीजिएगा और नोट भी कर लेना। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। चलिए फटाफट सोचिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कटौती प्रस्ताव। ओके, क्लियर क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं इसको। कटौती प्रस्ताव संसद सदस्यों द्वारा बजट के संबंध में लाया जाता है, जबकि निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव संसद सदन में किसी अविलंबनीय राष्ट्रीय महत्व के विषय में चर्चा करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? पहला, दिफेसी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी अपसारी लेंस जैसा। ओके, अब आइए देखते हैं इसको। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। ये प्रकाश किरणों को उसके फोकस की ओर नहीं मोड़ता। क्लियर हो गया? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है यानी सबसे कम है? चना, मसूर, अरहर या फिर मूंग? चलिए सोचिए और इसका आंसर दीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मूंग इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब आइए समझते इसको। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। ये खरीफ तथा जायद की फसल है। सबसे लंबी अवधि वाली फसल अरहर, ये रबी तथा खरीफ दोनों फसल अवधि में पककर तैयार होती है। ओके, क्लियर क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, यानी कौन सा सही नहीं है? जोश, मलियाबाद, रघुपति सहाय, इलाहाबाद, जिगर, मुरादाबाद, चकब्रस्त, लखनऊ। चलिए, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी रघुपति सहाय, इलाहाबाद। ओके, ये सुमेलित नहीं है यानी ये सही नहीं है। क्यों? अब आइए समझते इसको। चकब्रस्त की जन्मभूमि लखनऊ थी, जिगर की भूमि मुरादाबाद, रघुपति सहाय की गोरखपुर, ठीक है, जोश की मलियाबाद। इनकी जन्मभूमि के कारण ही इनको क्रमशः लखनवी, मुरादाबादी, गोरखपुरी, मलियाबादी उपनाम से संबोधित किया गया। अब यहाँ से क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दशहरा, दीपावली, होली, नागपंचमी। चलिए, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी दीपावली। कौन मनाता है? थारू लोग शोक पर्व के रूप में। ओके, चलिए आइए समझते हैं इसको। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ये जनजाति विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में तथा बिहार के चंपारण जिले में पाई जाती है। ओके, क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।